गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दायमा क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा ओसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमें दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हमने 11th स्टैंडर्ड्स में देखा था कि व्हाट इज़ अ मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट क्यों होती है, मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है। ऐसे सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे 11th स्टैंडर्ड्स में। ओके, तो अब इस चैप्टर में हमें देखना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट द मीन बाय प्रिंसिपल्स मतलब तत्व। ओके, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं। फंडामेंटल ट्रूथ इन द सेंस मतलब इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ये डिसाइडेड होते हैं। जैसे एग्जांपल सनराइजेस। ओके, सूरज उगता है, ऑब्वियसली सूरज उगता है पूरब में। अगर सूरज उग रहा है दैट इज़ अ फंडामेंटल ट्रूथ। ओके, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो उसी तरह ये प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो डिसाइड किए जाते हैं, बहुत सारे रिसर्च एनालिसिस करने के बाद वो डिसाइड किए जाते हैं। ओके, अब ये क्या होते हैं, इट इज़ अ टेक्निक गिव्स द डायरेक्शनल रिजल्ट। ये एक टेक्निक होती है कि हमें एक डायरेक्शनल रिजल्ट देने के लिए एक टेक्निक डिसाइड की जाती है, उन्हें कहा जाता है प्रिंसिपल्स। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमें प्रिंसिपल्स तो देखने हैं, पर प्रिंसिपल्स कौन से देखने हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखने हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनके नेचर्स। फर्स्ट दिया है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब ये जो फर्स्ट नेचर दिया है कि जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, मतलब सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को आप अप्लाई कर सकते हो। भले ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो उसे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मे बी रिजल्ट उनके थोड़े से डिफरेंट होंगे, थोड़े से वराय होंगे, बट यू कैन अप्लीकेबल एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, जनरल गाइडलाइंस। अब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये हमें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, फॉर टेकिंग द डिसीजन लेने के लिए ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल्स। थर्ड दिया है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। कि प्रिंसिपल्स ऑब्वियसली जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए, कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है। मतलब बहुत सारे इसमें रिसर्च किया गया है, उसके बाद ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये एज पर ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होते हैं, एज पर टाइम गोज आउट ये इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल इन नेचर। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं अचीव द गोल्स थ्रू द ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स बना है कि ग्रुप ऑफ पीपल में हम हमारे गोल किस तरह अचीव कर सकते हैं उसके लिए ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट, कॉज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं ये है बेस्ट फॉर द टेक डिसीजन लेने के ये बेसिस है। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम अच्छी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगी। ओके, अब इट मीन्स ज़्यादा सेल करने के लिए प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी है, या फिर उसका वहाँ पे इम्पैक्ट होता है, ये प्रिंसिपल हमें बताता है। ओके, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ द इक्वल इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली। अब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सारे प्रिंसिपल इक्वल इम्पोर्टेंस पे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। ओके, अगला पॉइंट हमें देखना है जिसमें फर्स्ट दिया है प्रोवाइड्स द यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स। ओके, अब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किसे, मैनेजर को।
मैनेजर को ये हेल्पफुल होते हैं डिसीजन लेने के लिए। अब जैसे कि फर्स्ट सिग्निफिकेंस उन्होंने दिया है कि ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं, किस लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ डेली रूटीन में जो हो रही है उसमें जो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं वो प्रॉब्लम्स को फाइंड करना, उन पे सॉल्यूशन करना, उसके लिए ये हमें हेल्प करते हैं। सेकेंड दिया है हेल्पफुल इन इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि यही प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है डिफरेंट उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कोई वर्कर हो, उसकी कोई पर्टिकुलर स्किल हो, तो ये हमें पता चलेगा तो ही हम उसकी स्किल का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन ऑब्वियसली कि ये जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं ये एक सिस्टमेटिक और बैलेंस बनाने के लिए बनवाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बने हैं इनमें सिर्फ फिजिकल नहीं, ह्यूमन बिहेवियर का भी यहाँ पे कंसिडरेशन ज़्यादातर किया गया है। मतलब ये जो है ये प्रोवाइड करता है क्वालिटी एट द रीजनेबल प्राइस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये फोकस करता है और क्वालिटी प्रोवाइड करता है एट अ रीजनल प्राइस पे। नेक्स्ट है एनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं ये हमें क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, किस लिए कि न्यू टेक्निक जो आ रही है उन्हें हम इजीली अडॉप्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं कि जो यू कैन से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करना हो, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, तो उनमें कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करने के लिए भी हमें हेल्प करते हैं। डेवलप द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्वियसली ये जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं ये क्यों बनाए गए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये देखिए हमने इनके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है, अब ये जो प्रिंसिपल्स है इनकी थियोरी क्या है। अब थियरीज ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट थियरीज क्या होती है, मतलब ये जनरल रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस होती है मैनेजर्स को, किस लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को इजीली मैनेज कर सके, ऑर्गेनाइजेशन को इजीली मैनेज कर सके उसके लिए ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते, तो वो थियरीज होती है। तो यहाँ पे हमें दो थियरीज देखनी है, उसमें से फर्स्ट वन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर का पार्ट कि फेयोल्स थियरी। अब ये जो हेनरी फेयोल्स है उसे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब ये जो हेनरी फेयोल है इसने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं। ओके, तो ये सारे के सारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें इन डिटेल देखना है। ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से देखना है। जैसे कि अब हेनरी फेयोल का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। फर्स्ट वन, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब डिवीजन ऑफ वर्क करना है, पर टेक्निकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब हमारा जो काम है वो हमें डिवाइड करना है, पर अलग अलग अप्रोचेस से। फाइनेंशियल डिवीजन कैसे करेंगे हम, मैनेजमेंट डिवीजन किस तरह करेंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड हमें दिया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है उसे अथॉरिटी दी गई है, क्या कि वो मैनेजर जिस तरह कहेगा उसी तरह हमें कोई काम कंप्लीट करना है एंड विद इन अ टाइम वो वर्क हमें कंप्लीट करना है, उसकी अथॉरिटी मैनेजर को दे रखी है। ओके, थर्ड दिया है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो डिसिप्लिन मेंटेन होना नेसेसरी है। आप डिसिप्लिन में रहना हर एम्प्लॉय को, हर वर्कर को ज़रूरी है। मतलब जो
भी उन्हें ऑर्डर दी गई है उनका उसने ओबे करना है, रिस्पेक्ट करना है, जो रूल्स बनाए गए हैं उसकी रिस्पेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल कि एम्प्लॉयज़ का इन एंड आउट टाइम कंपलसरी रिकॉर्ड करना है। ओके, तो ये एक रूल बना गया है तो वो सभी ने जनरली फॉलो करना ही चाहिए। फोर्थ हमें दिया है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? इट हेल्प्स इन द मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्व द डिस्प्यूट। ऑब्वियसली ये हमें हेल्प करता है कि ग्रुप में काम करो या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है तो उन्हें सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट दिया है 5 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? ये इसे हम कहेंगे देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, कि जो मैनेजर होता है ओनली वन पर्सन डिसीजन मेकिंग है, वही ऑर्डर देगा। ओके, वन हेड एंड वन प्लान, और पर्टिकुलर एक वर्क टास्क आपको दी जाएगी वही हमें फुलफिल करनी है। नेक्स्ट 6 नंबर दिया है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल का क्या इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ पे जो हमें पूरे ग्रुप को लेके चलना है और उसका इंटरेस्ट ज़्यादा मायने रखता है कंपैरेटिवली इंडिविजुअल का। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, कोई गेम खेलना है तो गेम में इंडिविजुअल एक प्लेयर का इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी टीम का या फिर जो टीम को अचीव करना है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर दिया है सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी। मतलब सेंट्रलाइजेशन ये एक बैलेंस मेंटेन करता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन देते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो दोनों के लिए फेवरेबल होना चाहिए। फेवरेबल इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो, जिससे उसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट है 9 नंबर स्केलर चेन। अब यहाँ पे क्या होता है? एक हायरार्ची चेन बनती है, हायरार्ची ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल। मतलब जो वर्क है वो हायरार्ची चेन में ही बनना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या कहता है? प्लेस फॉर द एवरीथिंग अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, कि हर पर्सन को एक पर्टिकुलर जगह देनी है और उसकी जो जगह है वो उसके लिए सब कुछ हो। मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय हो, उसको पर्टिकुलर जगह हमें अपॉइंट करना है, रिक्रूट करना है और वो वहाँ के लिए एग्जैक्टली सूटेबल पर्सन हो। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर हमें दिया है इक्विटी। इक्विटी मतलब इट प्रेफर्स टू फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू सबऑर्डिनेट्स। मतलब जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको फेयर और फ्रेंडली क्लाइमेट अवेलेबल करके देना, ये भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। 12 नंबर दिया है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ऑब्वियसली टारगेट डिसाइड करना ज़रूरी होता है ना, टेन्योर, कि कौन सा काम कितने टाइम में कंप्लीट करना चाहिए। जैसे कि हमें एक पीस बनाना है हमें एग्जाम्पल मोबाइल का। ओके, तो दैट इज़ अ टारगेट कि वो एक पीस बनाने के लिए हमें कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए। ओके, तो वो स्टैंडर्ड टाइम वो वर्कर वो काम कितनी देर में कंप्लीट करना चाहिए, उसके लिए टेन्योर कितना टाइम लगना चाहिए, उसके एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कर एक दिन में 8 पीसेस बना सकता है और आप उस पर बर्डन दे रहे हो कि नहीं आपको तो 12 पीसेस ही एक दिन में बनाना है। उससे क्या होगा? क्वालिटी ख़राब होगी, वर्कर की इफ़िशियंसी कम होगी, उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा।
ओके, दैट वाज नॉट गुड। नेक्स्ट है 13 इनिशिएटिव, कि हर वर्कर ने इनिशिएट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए काम में, तो इनिशिएटिव होना भी ज़रूरी है। एंड लास्ट वन है स्पिरिट द कॉर्प्स। अब ये जो स्पिरिट द कॉर्प्स है, इसका मतलब टीम वर्क, जो हमारा काम है वो टीम वर्क से होना चाहिए। जैसे यूनिटी, यूनियन स्ट्रेंथ होती है, तो यूनिटी से काम करना चाहिए। ये है 14 प्रिंसिपल्स फेयोल्स के। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही है कि फेयोल्स के प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करो। सारे के सारे नहीं करने हैं, मार्क्स वेटेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, उस तरह हमें ये एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट थियोरी हमें दी है टेलर की। अब टेलर क्या है? टेलर को उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो फेयोल्स था वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट था, और टेलर जो है ही इज़ अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, अब टेलर का कहना क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट men to do exactly and seeing it that they do it in the best and cheapest manner। कि आप आपके वर्कर से, एम्प्लॉय से क्या करवाना चाहते हो और वो कम से कम चीपेस्ट रेट में ज़्यादा से ज़्यादा उनका हम यूज़ किस तरह करवा के ले रहे, उनका बेस्ट किस तरह ले रहे हैं, दैट इज़ द टेलर्स थियोरी। ओके, अब उसके कुछ प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने हमें दिया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस है, मतलब उनका कहना है कि मैनेजमेंट इट इज़ अ साइंस। अब यहाँ पे टेलर ने जो भी फोकस किया है ये पूरा साइंटिफिक मैनर से किया है, नॉट अ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर बेसिस पे उसने रिसर्च नहीं किया है, उसने साइंटिफिकली रिसर्च किया है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल उसका कहना है नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब ये जो है टेलर की थ्योरी इट इज़ अ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ जॉब एंड नॉट फॉर द ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एरर के बेसिस पे नहीं है, ये साइंटिफिक बेस पे इसकी थ्योरी है टेलर की। सेकेंड दिया है प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट अ डिस्कॉर्ड। अब मतलब यहाँ पे हमें हार्मोनी मेंटेन करनी है बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। इट हेल्प्स इन द मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब क्या होगा, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों के बीच में हार्मोनी मेंटेन अगर होगी तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, या फिर कॉन्फ्लिक्ट उससे क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। ओके, थर्ड हमें दिया है मेंटल रिवॉल्यूशन। अब मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है? इट चेंज द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स द ईच अदर। यहाँ पे टेलर का कहना है कि एटीट्यूड चेंज करना है, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू और मैनेजमेंट को एम्प्लॉय का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उनको कंसिडर करना ज़रूरी है। ऐसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का कहना है, उसका एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे जो भी काम करना है एक दूसरे को कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ मिलके करना है, ना कि खुद के बारे में सोचना है। इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वर्क है, जो टास्क है, वो हम डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर द ग्रेटर इफ़िशियंसी। ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में डेवलपमेंट करो जिनसे उन दोनों की इफ़िशियंसी बढ़े, जनरेट हो, या फिर उनका काम करने का इंटरेस्ट बढ़े। ओके, और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी बढ़े, ये उनका कहना है। ये है प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो कि टेलर ने डिफाइन किए हैं। अब हमें देखनी है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन सी होती है? तो फर्स्ट टेक्निक उन्होंने दिया है वर्क स्टडी, कि हम काम कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए,
उसके लिए कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए, भले ही इट इज़ अ मैनेजमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल हो, इट इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट हो, इट इज़ रिलेटेड टेक्निकल हो, इट इज़ रिलेटेड मशीन हो, मटेरियल हो, जो भी हो। ओके, तो सबसे पहले उनमें फर्स्ट स्टडी है टाइम स्टडी, कि यहाँ पे टाइम स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि आप स्टडी किस बात की कर रहे हो, आप वर्कर्स की कर रहे हो, आप मशीन की कर रहे हो, आप मटेरियल की कर रहे हो, तो टाइम स्टडी होना ज़रूरी है। ये टेक्निक हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की ये एक टेक्निक है कि जैसे एग्ज़ाम्पल हमें प्रोडक्शन करना है, तो अगले 1 महीने में एग्ज़ाम्पल हमारी शुगर फैक्ट्री है। अब शुगर फैक्ट्री है तो शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या लगेगा, शुगर कैन लगेगा। तो अब शुगर कैन अगले 1 महीने के लिए जो हमें शुगर मैन्युफैक्चर करनी, उसके लिए एग्जैक्टली कितना मटेरियल नेसेसरी है, तो वो टाइम स्टडी करना ज़रूरी है। सेकेंड है मेथड स्टडी, कि कोई वर्क है, कोई टास्क है, वो कंप्लीट करने के लिए हम कौन सी मेथड अवेलेबल है, उसमें से कौन सी मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, उसमें सी दिया है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी क्या होता है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड मशीन। अब मोशन स्टडी में कि एम्प्लॉयज़ और मशीन्स, मनी, इनकी मूवमेंट कैसे हो रही है, किस तरह हो रही है और किस तरह होनी चाहिए, उनका स्टडी इन डिटेल मोशन स्टडी में किया जाता है। डी पॉइंट है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब फटीग स्टडी क्या होता है, जैसे वर्कर्स को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई काम कंप्लीट करने के लिए उन्हें सपोज 2 घंटे लगने चाहिए। ओके, लेकिन आपने उन्हें टारगेट दिया है नहीं आपको तो 1 घंटे में ये वर्क कंप्लीट करना है। ओके, इससे क्या होगा, उससे बुरा इफ़ेक्ट होगा। बुरा इफ़ेक्ट होगा किस पे, दोनों के लिए बुरा है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बुरा इफ़ेक्ट है और एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कम होगी, उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, तो ये बुरा इफ़ेक्ट होगा एम्प्लॉय पे। ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होगा, अब 2 घंटे का काम आप उसे 1 घंटे में कंप्लीट करने को कह रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम क्या जाएगी, वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करेगा, उससे मिस्टेक्स होंगी। इससे लॉस किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है। ओके, तो ये वर्क स्टडी होना ज़रूरी है कि हमारा जो काम है उसकी स्टडी हमें करना है, वेदर इट इज़ ऑन टाइम बेसिस, मेथड कौन सी होनी चाहिए, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी। सेकंड टेक्निक हमें दी है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। एज पर टाइम्स गोज आउट, हमारी जो टेक्निक्स है, जो टूल्स है, उन्हें मॉडरेट करना ज़रूरी है। टाइम के हिसाब से उन्हें स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है, जिससे प्रोडक्शन लेवल बढ़े, इफ़िशियंसी बढ़े, वर्कर का काम करने का इंटरेस्ट बढ़े और कंपनी की ग्रोथ हो। नेक्स्ट है, हमें दिया है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। नाउ साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब जो भी हमें डिसीजंस लेने हैं, जो भी टास्क एक्म्प्लिश करने हैं, वो साइंटिफिकली बेस्ड हो। ओके, साइंटिफिकली बेस्ड को लेके हमें वो एक्म्प्लिश करने हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब इसमें क्या होता है कि हमें रिक्रूटमेंट करनी है, तो साइंटिफिक बेस्ड रख के हमें रिक्रूटमेंट करनी है कि एग्जैक्टली कितने हमें रिक्रूटमेंट चाहिए, कौन सा किसे हमें सिलेक्ट करना है, कि और सिलेक्ट करने के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग किस तरह देनी है, ये सारा स्टडी इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है, उस हिसाब से हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। एंड लास्ट वन है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। अब यहाँ पे टेलर का ये जो कहना है कि डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से वर्कर्स को वेज पेमेंट दो, जिससे उसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। अब डिफरेंशियल पीस रेट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल, कंपनी ने टारगेट रखा कि 1 घंटे के अंदर आपको 10 पीसेस बनाने हैं, 1 आवर, विदिन 1 आवर आपको 10 पीसेस मैन्युफैक्चर करने हैं, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड पीस रेट। ओके, अब सारे वर्कर्स 1 आवर वर्क कर रहे हैं, पर क्या होता है, उनमें से किसी ने 10 पीसेस बनाए,
किसी ने 15 बनाए, किसी ने 4 पीसेस बनाए। अगर आप सबको एक जैसे वेज रेट अप्लाई करोगे तो इससे वर्कर की इफ़िशियंसी नहीं बढ़ेगी। आपने टारगेट रखा था कि एक पीस का रेट हम 1 रुपया देंगे आपको, मतलब 10 पीसेस बनाओ 10 रुपीज़ लेके जाओ। ओके, अब जिसने 10 पीसेस बनाए दैट इज़ अ स्टैंडर्ड, तो उसे आप 1 रुपीज़ के हिसाब से वेज पेमेंट कर दो। पर जिसने 15 पीसेस बनाए तो उसे 1 रुपीज़ के रेट मत दो, उसे थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव दो। हाँ, आपने ज़्यादा पीसेस बनाए तो आपको 1 रुपये के रेट के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको 1.2 के रेट के हिसाब से 15 पीसेस के रेट पेमेंट होगा। अब जिस वर्कर ने सिर्फ 4 पीसेस बनाए 1 आवर में, ओके, तो उसे सिर्फ 4 पीसेस बनाए हैं तो उसे 1 रुपये के रेट मत दो, उससे कम दो, 1 रुपये से कम। 4 ही 10 का टारगेट था, 4 ही बनाए हैं, तो इससे क्या होगा, वर्कर की इफ़िशियंसी बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। ओके, मतलब 1 घंटे का टारगेट है, 10 पीसेस से नहीं मैं ज़्यादा बनाऊंगा, मतलब मुझे ज़्यादा रेट के हिसाब से मिलेगा, नॉर्मल रेट नहीं, ज़्यादा रेट के हिसाब से मुझे पेमेंट मिलेगा। तो ऐसे टेलर का कहना है कि डिफरेंशियल पीस रेट दोगे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा होगा, वर्कर का भी फ़ायदा होगा। ओके, ये है उसकी टेक्निक्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ये जो हमने चैप्टर देखा है इसमें हमने सबसे पहले देखा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, उसके सिग्निफिकेंस हमने देखे। उसके बाद में मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है, थ्योरी हमने यहाँ पे 2 देखी, एक फेयर्स की थ्योरी और एक टेलर्स की थ्योरी। फेयर की थ्योरी में 14 प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उस पे बेसिस है। और टेलर की जो है उसके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये टेलर को साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। उसकी टेक्निक देखी और उसके बाद हमने उनके प्रिंसिपल्स देखे। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ओसी का कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।